तो साइकोलॉजी के अंदर हम बच्चों एच टेट के लिए स्पेशली बात करेंगे आज। और एक बहुत ही एक टॉपिक पूरा कवर कराऊंगा आज मैं, ठीक है। तो एक बहुत ही साइकोलॉजिस्ट है हमारे पास, सिगमंड फ्रायड, ठीक है। और इनके विचार काफ़ी क्रांतिकारी हैं, तो इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप पहली बार एक क्लास शुरू करने से पहले अगर पहली बार आप जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल कर लो ऑन, ठीक है। सारा देखो जो मैं कराऊंगा तुम डिटेल में करना, चाहे पीआरटी का दे लेना, चाहे टीजीटी का, चाहे पीजीटी का, कुछ भी तुम्हारा छूटेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा लेवल का ही फ़र्क रहता है, तो हम पीजीटी लेवल का कराएंगे, नीचे वाला अपने आप ओके है, तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। तो क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो भाई सिगमंड फ्रायड है इनका नाम, और इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। इनके विचार इतने भयंकर हैं, ठीक है, खतरनाक विचार के ये मनोवैज्ञानिक हैं। तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सिगमंड फ्रायड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखो, सिगमंड फ्रायड कौन थे? ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के क्या थे बच्चों? एक मनोवैज्ञानिक थे ये, जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए सिद्धांत दिया है बच्चों। और इनके सिद्धांत को कहते हैं बच्चों फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत बच्चों, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी। इंग्लिश में इनके सिद्धांत को कहते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी, और हिंदी में कहते हैं मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, ठीक है। टेंशन मत लो। देखो, मैं जो तुम्हें टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन मेरे कराए हुए आएंगे, लेकिन मैं इतनी डिटेल में कराऊंगा चाहे क्वेश्चन बाहर से ही आए तब भी तुम कर पाओगे, ठीक है। ये कहना तो देखो सरासर गलत बात है कि सारे मेरे कराए हुए क्वेश्चन चाहे कुछ भी आए, कंसेप्ट इतना अच्छा मैं तुम्हारा क्लियर कराऊंगा कि कहीं से आ जाए तुम आंसर दे पाओगे। तो याद रखना, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, सिद्धांत, इनके सिद्धांतों को हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे। यानी इन्होंने दो प्रकार के मॉडल दिए हैं। एक को कहेंगे आकारात्मक मॉडल बच्चों, जिसे हम कहेंगे बच्चों टोपोग्राफिकल मॉडल। यानी इन्होंने दो प्रकार के मॉडल दिया है, यानी सिद्धांतों को दो तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो पहला मॉडल है इनका आकारात्मक मॉडल, और दूसरा मॉडल है गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। आकारात्मक मॉडल इंग्लिश में कहेंगे टोपोग्राफिकल मॉडल, गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल जिसमें कहेंगे डायनेमिक और स्ट्रक्चरल मॉडल, ठीक है। तो दो प्रकार के मॉडल। अगर तुमसे ये पूछ ले आकारात्मक और गत्यात्मक मॉडल किसने दिए हैं, तो सिगमंड फ्रायड ने दिए हैं। अब दोनों में क्या फ़र्क है, क्या क्या दोनों मॉडलों में कहा गया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले हम आकारात्मक मॉडल की बात करेंगे। आकारात्मक मॉडल, ठीक है। इसमें जो सिगमंड फ्रायड है ना, इन्होंने मन की तीन अवस्थाओं के बारे में बात की है, ठीक है। और इसको समझने के लिए इन्होंने बर्फ की चट्टान का उदाहरण दिया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बर्फ की चट्टान का उदाहरण, मन की तुलना बर्फ की चट्टान से किसने की है? तो सिगमंड फ्रायड ने की है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा, देखो यहाँ पे जहाँ पे भी साइकोलॉजी के अंदर मन की बात होगी ना, मन का मतलब यहाँ बुद्धि से रिलेटेड है। मन की तीन अवस्थाएं, लेकिन बात कर रहा बुद्धि की एक तरह से समझना, ठीक है। तो मन की इन्होंने तीन अवस्थाएं बताई है, एक तो कॉन्शियस, एक प्री कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। अभी हम इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इन्होंने आकारात्मक मॉडल में मन की तीन अवस्थाओं के बारे में बताया है, और तुलना की है बर्फ की चट्टान से, बर्फ की चट्टान से की है तुलना, ठीक है। अब क्या है इन पूरा का पूरा आकारात्मक मॉडल समझना, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन देख लो, फिर हम मॉडल के बारे में आगे चलेंगे। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांश छिपी रहती है और उसमें चेतना के तीन स्तर हैं? तो ये बर्फ की चट्टान वाला क्वेश्चन मैंने कहा था एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है, ठीक है। तो ये प्रकार का सिद्धांत है, गुण का सिद्धांत है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, क्योंकि हम यही तो पढ़ रहे हैं। और मनोविश्लेषणवाद में ये कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं हम? आकारात्मक मॉडल। तो मनोविश्लेषणवाद में आकारात्मक मॉडल जो है, उसमें इन्होंने जो मन की तुलना है वो बर्फ की चट्टान से की है, ठीक है। हाँ, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और आपका अनकॉन्शियस, एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे। अब देखो क्या हुआ, ठीक है।
तो इन्होंने जो अकारात्मक मॉडल दिया है, इन्होंने कहा जो हमारा मन के 3 पार्ट हैं भाई। एक तो होता है बच्चों चेतन मन, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, ठीक है। एक होता है अर्ध चेतन मन, जिसे कहते हैं हाफ कॉन्शियस, अर्ध का मतलब आधा। और एक होता है बच्चों अचेतन मन, अनकॉन्शियस। अब एक बात बिल्कुल ध्यान देना, इन्होंने ज्यादातर फोकस किया है बच्चों अचेतन मन के ऊपर। किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है? अचेतन मन। तो बर्फ की चट्टान तुमने देखी है ना, तो बर्फ की चट्टान अगर देखोगे ना, बर्फ की चट्टान का एग्जांपल इन्होंने क्यों दिया? जो बर्फ की चट्टान दिखाई देती है ना, उसका बहुत कम हिस्सा ऊपर दिखाई देता है, ज्यादातर हिस्सा उसका पानी के नीचे दबा होता है। इसीलिए इन्होंने कहा मनुष्य जो ज्यादातर बातें होती है ना, अपने अचेतन मन में छुपा लेता है, जो वो व्यक्त करता है वो बहुत कम है। और जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे वो चेतन मन का अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने क्या कहा? साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान कहा। तो उन्होंने साइकोलॉजी को जो चेतना का विज्ञान कहा गया ना, इस बात का खंडन किया है। इन्होंने कहा केवल चेतन मन तो हमारे पूरे मन का केवल 10% हिस्सा है, बाकी हिस्सा तो हमारा क्या होता है बच्चों? अचेतन मन होता है। तो मेन फोकस किसके ऊपर किया है? अचेतन मन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये कहेंगे कि सिगमंड फ्रायड का मेन फोकस कौन से मन के ऊपर था? अचेतन मन के ऊपर। बर्फ की चट्टान का जो हिस्सा पानी के नीचे दबा हुआ है, उसको इन्होंने अचेतन मन कहा बच्चों, ठीक है। अब एक बार इन तीनों के बारे में समझ लो। चेतन मन मस्तिष्क, ठीक है। तो मैंने पहले कहा दिया मन का मतलब यहां माइंड है, माइंड, ठीक है। मन का मतलब यहां माइंड है। चेतन मन मस्तिष्क का जागृत अवस्था है जो 10% होती है। तो मस्तिष्क की जो हमारे पास जागृत का मतलब क्या होता है? जिससे हमें जागा हुआ, जिससे हमें ज्ञान होगा। तो चेतन मन केवल 10% है बच्चों। अर्ध चेतन मन, ये चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था है, ये शून्य अवस्था है होती है बच्चों। तो चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था को इन्होंने कहा अर्धचेतन, आधा जागा हुआ अर्धचेतन, ठीक है। ये शून्य अवस्था होती है, इसमें हम बातों को भूल जाते हैं तथा थोड़ा जोर देने पर याद आ जाती है। अब मैं समझाता हूं क्या हुआ। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं ना, इच्छाओं के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ज़्यादातर काम इच्छाओं पे इन्होंने जोर दिया है। इन्होंने कहा मनुष्य अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं करेगा। अब मैं मार्केट में चला गया, तो मार्केट में मुझे चमचमाती फरारी गाड़ी भी दिखी, तो मेरी इच्छा हुई काश मेरे पास ये गाड़ी होती। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे वो गाड़ी खरीदने की, तो ये इच्छा मेरी किस में चली गई? मैंने दबा ली अपनी इच्छा, तो ये किस में चली जाएगी? अचेतन मन। तो आपके मन में जितने भी विचार आते हैं आपके माइंड में, जिनको आप दबा लेते हो, वो सारे के सारे अचेतन मन में चले जाते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर आगे गया, ठीक है, थोड़ा आगे गया, फिर मैंने देखा भाई एक आदमी कोट पैंट पहन के एक नंबर के अमीर आदमी है, तो सोचा मैंने काश मैं ऐसा होता। मेरी वो इच्छा भी पूरी नहीं हुई, वो भी मैंने अपने अचेतन मन में दबा दिया। यानी जो भी भावनाएं आप अपनी छुपा लोगे, पूरी नहीं कर पाओगे किसी कारणवश, आपके पास पैसे नहीं थे या कुछ और कारणवश, वो सारी की सारी चीजें आपकी अचेतन मन में चली जाएंगी। और ज्यादातर फोकस इनका अचेतन मन के ऊपर है बच्चों, ठीक है। चेतन मन क्या होता है? कॉन्शियस माइंड, जिससे हम प्रेजेंट में कोई काम करते हैं। जैसे मान लो मैं सड़क पार कर रहा हूं, तो मैंने गाड़ी देखी, तो गाड़ी की दूरी का अंदाजा मैंने दिमाग से लगाया कि गाड़ी थोड़ी सी दूर है, क्रॉस कर लूं। ये मैं किससे कर रहा हूं? चेतन मन। जो भी तुम काम कर रहे हो चेतन मन से कर रहे हो, जो भी तुम काम कर रहे हो चेतन मन से कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे मैंने आगे देखा भाई कांटे पड़े हुए थे, तो मैं साइड से निकल गया, तो ये मैंने काम अपने चेतन मन से किया। मैंने देखा कि भाई अगर मैं कांटों के ऊपर चढ़ूंगा, तो जो भी आप डिसीजन लेते हो, ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में, वो सारे चेतन मन। अब इन दोनों के बीच की अवस्था होती है बच्चों अर्ध चेतन मन। कई बार तुमने देखा होगा ना कि भाई तुम्हारी नींद खुल गई, तुम आधे जागे हुए और आधे सोए हुए नींद में चल रहे हो, तो ये अर्ध चेतन मन है। ना तो पूरी तरह से आप अचेतन में हो, ना पूरी तरह से ना तो अचेतन में और ना ही चेतन मन के बीच का हो। तो 10% तो मानते हैं ये इसको, और 90% मानते हैं इसको, और इन दोनों के बीच में कभी आदमी फंस जाएगा तो वो हो जाएगा अर्धचेतन। इतनी बात समझ गई? तो मेन फोकस है अनकॉन्शियस पे, जो 9/10 है, यानी 90%, और 1/10 ये है। और कभी कभी इनके बीच की अवस्था आएगी बच्चों अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन का मतलब क्या है कि कुछ बात अपने काम की ना हो ना, हम उसको इग्नोर मार देते हैं। जैसे मैं तुमसे कुछ चीजें पूछ लूं, जैसे मैं तुम्हें पूछूं भाई कल दिन में तुमने क्या खाया था, तो तुम्हें याद नहीं होगा, तो ये तुम्हारे अर्धचेतन है। लेकिन तुम थोड़ा जोर दोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा, फिर वो चेतन में आ जाएगा। तो जो चीजें अर्धचेतन में जाएंगी उन पर हम थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, वो चेतन में आ जाएगा।
ठीक है, जैसे मैं तुम्हें पूछूं भाई आज सुबह तुम्हारे भाई ने, तुम अपने माता पिता जो भी है, तुम्हारी माता ने कौन सी ड्रेस पहनी थी, पिता ने कौन सी पहनी थी, क्या पता तुम्हें एकदम याद ना आए, लेकिन तुम थोड़ा जोर दो तब तुम्हें याद आ जाए, तो वो चीज़ें अर्धचेतन में चली गई है। तो हमें जो लगता है जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी, हम उन्हें देख तो लेते हैं लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं थोड़ी देर में, वो आपके किस में चले जाते हैं, अर्धचेतन मन में चले जाते हैं। यहाँ तक की बात समझ आए तो हमारा मेन फोकस, हमारा नहीं, सिगमंड फ्राइड का मेन फोकस किस पे था, अचेतन मन पे। अब अचेतन मन बहुत खतरनाक होता है बच्चों, ठीक है। अब अचेतन मन में आपकी जो इच्छाएं हैं आप उनको पूरा करने की कोशिश करोगे। अब उन इच्छाएं आपको कैसे कंट्रोल करेंगी इसके बारे में बताएगा, ये हमने कौन सा मॉडल पढ़ा बच्चों, अकारात्मक मॉडल। अब गत्यात्मक मॉडल पढ़ेंगे, अगर आप अपनी कोई इच्छा छुपा लेते हो तो क्या होगा, ठीक है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो मेरी ख्याल से यहां से जो काम काम की बातें पढ़ी, ठीक है, अकारात्मक मॉडल के अंदर इन्होंने, ठीक है, मन की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है। चेतन मन जो पूरे मन का 10% है, ये हम प्रेजेंट में कोई भी डिसीजन लेते हैं इसी से लेते हैं बच्चों। अचेतन मन जो हमारी दबी हुई इच्छाओं का भंडार है, जो भी इच्छाएं हमारी दब जाती हैं, जो किसी कारणवश पूरी नहीं होती, जैसे तुम पुरानी मूवी देखी तुमने, भूतिया मूवी, तो भाई इसकी आत्मा तड़प रही है, इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वो आत्मा बन जाएगा एक तरह से, अर्धचेतन मन है वो, ठीक है। अर्ध कह रहा हूं, अचेतन मन, तो जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती वो अचेतन मन के अंदर चली जाती है। और मनुष्य का 90% चीजें अचेतन मन है, यानी 90% भावनाएं मनुष्य अपनी छुपा लेता, लोगों के सामने व्यक्त नहीं करता, लोगों के सामने व्यक्त नहीं करता। जैसे कई बार तुमने देखा होगा कि तुम अपने दोस्त के साथ मार्केट में चले गए, उसने कहा आइसक्रीम खाएगा, तुमने कह दिया मैं नहीं खाऊंगा, तुम्हारा मन तो बहुत ज़्यादा कर रहा है लेकिन तुम व्यक्त नहीं कर रहे हो, वो कहेगा यार क्या, तुम कहते ना ना यार मेरी तो इच्छा नहीं है। कई बार मैं किसी के घर चला गया, उन्होंने पूछा चाय पियोगे, मेरी चाय पीने की तो इच्छा कर रही है लेकिन मैं शर्मवश कहता हूँ ना ना मेरा तो मूड नहीं है चाय पीने का, रहने दो अभी पिया मैंने। तो इसका मतलब आपने वो छुपा लिए। तो छोटी मोटी बातें कर रहा हूँ मैं, तो बड़ी बड़ी इच्छाएं अचेतन मन के अंदर होंगी, ठीक है ना। तो ज़्यादातर मनुष्य ऐसे ही होते हैं, चीज़ों को अपने मन के अंदर छुपा लेते हैं, और जब आप अपनी इच्छाओं को दबा लोगे तो जब आप इमोशनल होगे तब वो बाहर निकलेंगी, ठीक है। अब समझना, 10% चेतन, 90% अचेतन, दबी हुई इच्छाएं, वर्तमान में डिसीजन लेने के लिए इसका यूज करेंगे, और इनके बीच की अवस्था है अर्धचेतन। अर्धचेतन में जो चीजें जाएंगी आप भूल जाओगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे तो याद आ जाएंगी, ठीक है। अब चलो भाई, ये हमने पढ़ा था अकारात्मक मॉडल। अब पढ़ेंगे हम गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल भाई, डायनेमिक और स्ट्रक्चरल मॉडल, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं साथ साथ कराऊंगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। संरचनात्मक मॉडल मन के 3 मुख्य घटकों के बारे में बताएगा बच्चों, ठीक है। अभी तो इसने अकारात्मक मॉडल में इसने क्या कहा, मन की 3 अवस्थाएं हैं। अब ये बताएगा मन के 3 घटक, ठीक है। मन के 3 घटक का मतलब है कंपोनेंट, आपका मन कैसे कैसे बिहेव करेगा। तो इसको कहा है इन्होंने ईद, ईद जिसे हम ईड कहेंगे, अहम जिसे कहेंगे हम ईगो, और एक होगा बच्चों परा अहम जिसे कहेंगे सुपर ईगो, सुपर ईगो। तो ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात हो रही है डायनामिक मॉडल में, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन की बात हो रही है अकारात्मक मॉडल में, ठीक है। तो इन्होंने 3 बातों पे ध्यान केंद्रित किया, एक तो ईड, एक ईगो, एक सुपर ईगो, हिंदी में कहेंगे ईद, अहम और परा अहम। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ठीक है। एक मनुष्य के अलग अलग रूप हैं। तो मैं ये बात तुमने कई बार सुना होगा, जैसे आपकी कॉलोनी में कोई बेवड़ा बंदा हो, तुमने ये सुना होगा वैसे तो यार बहुत गो आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन दारू पिए पाछे शैतान हो जाता है, सुना है तुमने ऐसा। अब देखो क्या होगा, इन तीनों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहली बात समझना, जो ये ईद है ना, ईद, इसको इन्होंने पशु के समान माना है, यानी ये नेगेटिव पार्ट है मनुष्य का। जो अहम है ना, इसको इन्होंने मनुष्य के समान माना, मानव के समान। ये बच्चों क्या करेगा, अहम क्या होता है, ये बच्चों प्रेजेंट में जिएगा। और जो ये परा अहम है ना, इसको इन्होंने भगवान के समान माना है, गॉड के समान। पशु, वो पशु नहीं, पालतू पशु नहीं, जंगली पशु, ये इंसान के नेगेटिव काम है, ये वर्तमान के परिस्थिति के अनुसार भाई प्रैक्टिकल काम है। और ये परा अहम है, जहां पे इंसान दूसरों के बारे में सोचेगा,
तो अगर तुमसे ये पूछ ले भाई, पशु के समान किसको माना गया है? इड को। मानव के समान अहम को, और भगवान के समान परा अहम को। अब इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है? तो ये इदम है, जो शैतान है, जो आपको कहेगा आपकी इच्छाएं पूरी कर लो, ठीक है? ये आपका अहम है, ईगो है, और ये आपका परा अहम है। एक ही एग्जांपल से मैं तीनों समझा दूंगा तुम्हें, और तुम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? देखो, तुम्हारे पास 500 रुपये हैं, ठीक है? 500 रुपये, ज़्यादा रुपये नहीं लिए मैंने, 500 रुपये, क्योंकि मुझे पता है 500 रुपये भी कई लोगों के लिए बहुत होते हैं, ठीक है? तुम्हारे पास 500 रुपये है। अब तुम्हारा मन कर रहा था कई दिन से पिज्जा खाने का, पिज्जा खाने का, ठीक है? तो तुम्हारा जो ये ईड है ना, ये क्या करेगा? अपनी इच्छाएं पूरी करो, चाहे कैसे ही अपनी इच्छा पूरी करो, चाहे चोरी करके कहो, चाहे पॉजिटिव बाय हुक और बाय क्रुक। तो जब जैसे ही 500 रुपये आएंगे तो पहले तुम्हारा ईड कहेगा चल यार पिज्जा खा लेते हैं, मन कर रहा था पिज्जा खा लेते हैं। मैंने पॉजिटिव एग्जांपल लिया, और भी तुम्हारे नेगेटिव थॉट भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी भी इच्छाएं हो सकती है जो नेगेटिव टाइप हो, चलो पिज्जा ले लो, ठीक है? तो ये जो ईड है ना, ये एकदम रिस्पॉन्स चाहता है, अपनी इच्छाओं को एकदम पूरा करना चाहता है। जैसे 500 रुपये आए, तुम्हारे मन ने कहा चल पिज्जा खा लेता है, फिर तुम्हारे अंदर का मानव जागेगा, नहीं यार 500 रुपये हैं, पिज्जा खा लिया तो 500-600 रुपये मेरे पे खत्म हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, 500 रुपये का ना कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद लेता हूँ, ऑनलाइन कोर्स खरीद लेता हूँ, और इससे क्या होगा, पूरा 2-3 महीने पढ़ाई कर लूँगा, कोई नौकरी लग जाऊँगा। ये तुम प्रैक्टिकल बात कर रहे हो भाई, 500 रुपये का सही यूज कर लेता हूँ, ऑनलाइन कोर्स खरीद लेता हूँ। फिर तुम्हारे अंदर का भगवान, अच्छा इंसान जागेगा कि यार अपने बारे में सोच रहा हूँ, ये 500 रुपये भिखारी को दान कर देता हूँ, बेचारा गरीब, इसका भला हो जाएगा। तुमने एक भिखारी देखा, तुमने कहा इसको दान कर दो। तो तीनों बात ये है, यहां ईड में इंसान अपनी इच्छा पूरी करेगा तुरंत, ठीक है? कोई जरूरी नहीं वो पॉजिटिव तरीके से करे, उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चाहे चोरी करना पड़ो, चकारी करना पड़ा, दूसरे के पेलना पड़ो, मारना पड़ो, अपनी इच्छा पूरी करेगा। यहां प्रैक्टिकल बात करेगा कि अपना भविष्य देख लूं, फ्यूचर के बारे में सोच लूं, और यहां दूसरे के बारे में सोचेगा, जैसे 500 रुपये गरीब को दान कर दो। तीनों इस तरह की हमारी विचारधाराएं हैं, ठीक है? आज बड़े से बड़ा नोट ही 500 का है। थोड़ा थोड़ा तुम समझे, अब एक एक करके समझते हैं इनको, ठीक है? अब कई लोगों के अंदर तो ये ईड ज़्यादा सक्रिय होता है, तो वो हो सकता है वो बुरे काम करें, लेकिन वो अपनी इच्छा पूरी करेंगे। कई लोग प्रैक्टिकल होते हैं, मध्यम वर्ग के, केवल अपने जीवन को सुधारने प्रैक्टिकल बात करेंगे, यार कोई बात नहीं, अपने पास पैसे कम है तो एसी नहीं, कोई बात नहीं पंखे में रह लेंगे, गाड़ी नहीं, कोई बात नहीं साइकिल पे चलेंगे। और जो परा अहम वाले लोग होते हैं ना, वो अपने नहीं दूसरों के बारे में सोचेंगे, ठीक है? ये परा अहम की भावना, या तो इंसान बहुत ही अमीर हो भाई, उसके पास सब कुछ है, तब दूसरों के बारे में सोच सकता है। जनरली आम आदमी परा अहम की भावना उसके अंदर बहुत कम आएगी, ठीक है? हाँ, तो आपको अहम जो है ये बैलेंस बनाता है इन दोनों के बीच में, ठीक है? वो है राक्षस और ये है भगवान, और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम है आदमी का। सीधी बात ये बात बिल्कुल सही कही तुमने, ठीक है? हाँ, जैसे कल न्यूज आ रही थी, अरे कल न्यूज मैंने तुम्हें बताया था, आज तक पे आई थी ये न्यूज, धर्मेंद्र मर गया, धर्मेंद्र का निधन हो गया, ठीक है? और ये न्यूज सुनते मैं तो शोक में चला गया, 550 रुपये लग गए मेरे तो। लेकिन बाद में पता चला वो एंकर कौन सी है, आज तक की हेमा मालिनी बोली उसके ऊपर करूंगी मैं, केस करूंगी, मेरा बटेऊ तो, मेरा सुहाग तो जिंदा है, जिन्हें मरवा दिया, नाश कर दिया, ठीक है? मैं क्या करता 500 रुपये का, अब मैं भी परिस्थिति के हिसाब से सामने किया है, ठीक है? अब देखो, पहला है बच्चों आपका ईड, ये व्यक्ति में जन्मजात होता है भाई हर एक व्यक्ति में जन्मजात होता है कि वो अपनी इच्छाएं पूरी करे। तो ये मनुष्य में जन्मजात होता है, ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। भाई अपनी इच्छाएं पूरी करो, अपनी इच्छाएं तो हमेशा सुख ही चाहेंगे, तो ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है? इदम अचेतन मन से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, जो हमारा ईड है ना अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। अचेतन मन के अंदर ही तो हमारी इच्छाएं हैं, ठीक है? अचेतन मन के अंदर ही तो हमारी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई। तो ईड को कहता है भाई जो तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई उसको पूरा कर, ठीक है? उसको पूरा कर। अचेतन मन में ही हमारी इच्छा जुड़ी हुई है, ठीक है? तो अचेतन मन से कौन जुड़ा हुआ है बच्चों? हमारा ईड जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि ये अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है।
जिसमें काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, काम प्रवृत्ति के बारे में सिगमंड फ्रायड ने ज्यादा बात की है कि मनुष्य का ईड कहता है कि काम प्रवृत्ति, ठीक है, तो काम प्रवृत्ति की भावना मनुष्य के अंदर होती है, इसीलिए वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। और अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, देखो एजुकेटेड जो बंदा होता है ना, तो उसको चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसे समाज के अंदर व्यवहार करना। तो अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और वो बिल्कुल समाज में भी नहीं रहा है, तो फिर वो एक जानवर की तरह होगा, तो वो अपनी काम प्रवृत्ति के लिए, ठीक है, कुछ भी हद तक जा सकता है। तो इसलिए इसी प्रकार तुमने देखा होगा कि जैसे ये केस आते हैं रेप वगैरह के, तो ये व्यक्ति अपना इड सेटिस्फाई करना चाहता है एक तरीके से, ठीक है। और इसकी प्रवृत्ति क्या है बच्चों, पशु तुल्य है। तो इड को बैलेंस करने का काम कौन करेगा बच्चों, आपका ईगो करेगा। ईगो इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाएगा, ठीक है। तो फिर से देखो भाई, पशु समान है, पशु समान है, ये अचेतन मन का प्रतीक है ये, ठीक है। ये एकदम अपनी सुखवादी प्रकृति का है, इसे एकदम प्रभाव, एकदम अपनी इच्छा पूरी करने की, ये वेट नहीं करेगा, इड आपका इड वेट नहीं करना चाहता, एकदम अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है ये, ठीक है, एकदम अपनी इच्छा पूरी करता है। और ये कहता है अपनी दबी हुई इच्छाएं पूरी करो, दबी हुई इच्छाएं पूरी करो, ठीक है। आप देखो भाई, निम्न में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार है। वही बात आगे ने, इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख क्या होता है, इंद्रिय सुख वो होता है जो आप अपने सेंस ऑर्गन से प्राप्त करते हो। जीभ से आप टेस्ट का सुख लेते हो, आंख से आप सुंदर चीज को देखकर उसको निहारते हो, वो भी एक प्रकार का सुख है। कान से आप मधुर मधुर संगीत सुनते हो, वो भी एक प्रकार का सुख है। टच करके भी आप फीलिंग लेते हो, तो ये सारे इंद्रिय सुख हैं बच्चों, ठीक है। तो ईदम, परा, अहम, अहम और सूक्ष्म। तो ईडम, ईदम जो है हमारा, ईड जो है ये इंद्रिय सुखों का प्रतीक है। ये कहता है भाई अपनी इच्छा पूरी करो, अपनी इच्छा क्या करो, पूरी करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत को सुखवादी सिद्धांत सिद्धांत कहा गया है, कहा गया है। सुपर ईगो, ईगो, इड या सभी। तो इसमें का आंसर भी क्या आ जाएगा, इड। अपनी इच्छा पूरी कर लो, सुखवादी, ठीक है, ये सब ईड को कहा गया है, ठीक है। अचेतन मन का प्रतीक कौन है, ईड है बच्चों, ठीक है। पशु समान कौन है, ईड है। अब चलो आगे, ठीक है। एक और बात, हाँ, काम वासना के लिए जो है ना, काम वासना के लिए अभी हम एक पूरा अलग अलग स्टेज है काम वासना की, वहां पढ़ेंगे। तो काम वासना के लिए ना सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो वर्ड का यूज किया, लिबिडो, लिबिडो, ठीक है। काम वासना के लिए जो सेक्सुअल डिजायर है उसके लिए लिबिडो वर्ड का प्रयोग किया है। अभी बहुत सारे ठीक है, बहुत सारे वर्डों का इन्होंने प्रयोग किया है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब आ गया बच्चों अहम, ईगो। यह वास्तविकता पर आधारित है, वास्तविकता पर आधारित है, यानी प्रेजेंट। ये क्या करेगा, आपको वास्तविकता पर आधारित का मतलब है जैसी परिस्थिति आपके सामने उस हिसाब से व्यवहार करोगे आप, ठीक है। तो वास्तविकता पर आधारित है। यह अर्ध चेतन मन से जुड़ा हुआ है बच्चों, और ये किससे जुड़ा हुआ है, अर्ध चेतन मन से, अर्ध चेतन मन से जुड़ा हुआ है। इसमें व्यक्ति कार्य के लिए विचार करता है, इसमें उचित अनुचित का ज्ञात होता है बच्चों, और मानवतावादी इसकी प्रकृति है। तो इसमें आपके पास कोई भी कोई भी, जैसे मान लो आपके पास 500 रुपये आए, तो आप प्रैक्टिकली सोचोगे कि भाई क्या इन 500 रुपये से किया जा सकता है, ठीक है। तो ना तो आप अपनी इच्छा पूरी करने की सोचोगे एकदम, और ना ही आप दान वगैरह करने की सोचोगे, आप बीच का रास्ता निकालोगे कि भाई कैसे मतलब वो होता ना गुजारा चलाना अपना, तो वो करने की कोशिश करेगा बच्चों आपका अहम, ईगो, ठीक है। जैसे होता ना आम आदमी, तो हमेशा ईगो, उसका ईगो ही काम करता है, अहम काम करता है। अब मान लो एक नॉर्मल, एक मध्यम वर्ग का आदमी, उसे 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी, तो वो क्या करेगा, अपनी इच्छाओं को मारेगा। वो 20,000 में पूरी अपनी डिजायर पूरी नहीं कर सकता, तो वो पूरा बैलेंस बना के कहेगा 5,000 रुपये बच्चे की फीस भाई, ठीक है, 5,000 रुपये राशन दूध वगैरह के हो गए, और ये सारी चीज़ें, तो वो ऐसे बैलेंस करेगा। तो वो बच्चों यथार्थ में दिखेगा, वो ये नहीं सोचेगा ये 20,000 है तो कोई बात नहीं, मैं जाके आज एक क्लब में जाके उड़ा दूँ एक के दिन में 20,000, ये तो कहेगा इड। और ये 20,000 है तो ये नहीं सोचेगा कि भाई कोई बात नहीं, गरीबों की मदद कर दूं, अनाथ आश्रम में दान कर दूं, ये कौन कहेगा, सुपर ईगो। तो ये सोचेगा यार 20,000 से मेरा गुजारा कैसे होगा। हाँ, ऊत आदमी शुद्ध आदमी, गणा शुद्ध आदमी, ये भी बिल्कुल सही है,
ठीक है। अब आ गया बच्चों परा अहम, जिसे कहेंगे सुपर ईगो। सुपर ईगो, परा अहम, सुपर ईगो आदर्शवादी आध्यात्मिक तक प्रवृत्ति की अवस्था है। इसमें आदमी हमेशा आदर्श की बात करेगा, भाई हमेशा सच बोलना चाहिए, दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के पैसे नहीं चुराने चाहिए, गरीब की मदद करनी चाहिए। तो ऐसी ऐसी बात है, भगवान में विश्वास रखना चाहिए। और ये चेतन मन से जुड़ा हुआ है बच्चों, चेतन मन से जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति में पराअहम अधिक होता है वह बुरे विचारों से दूर रहता है और इसकी प्रकृति देवता। तो बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जिसका पराअहम डोमिनेट करेगा, ठीक है। कई तो ऐसे होते हैं जैसे लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो गया, अब उनकी इच्छाएं पूरी होगी, अब आध्यात्मिक रूप से वो अपने आप को उनका पराअहम अब काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। ठीक, कोई भी टॉपिक ले लेता, लेकिन ये तो मेरे को लगा थोड़ा सही है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपके देवता के समान है। अब काम काम की बात समझो। ईड तो है भाई पशु के समान, कहेगा भाई अपनी इच्छा पूरी कर, चाहे चोरी करके ला। उसके बाद आपके पास ईगो है बच्चों मानव के समान, नॉर्मली जो आम आदमी बिहेव करता वैसा बिहेव करेगा। और सुपर ईगो है देवता के समान, ठीक है। हमेशा धर्म कर्म यथार्थ की बात करेगा, पॉजिटिव बात करेगा, ये ठीक है। अब चलो भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का आंसर बताओ। मन की किस स्थिति में मानसिक इच्छाएं प्रबल और शारीरिक इच्छाएं कमजोर हो जाती हैं? अब कहानी समझो। शारीरिक इच्छाएं का मतलब है आपके शरीर की इच्छा, आपकी, ठीक है। तो अगर शारीरिक इच्छाएं कम आपकी प्रबल हैं, शारीरिक इच्छाएं कब प्रबल होती हैं बच्चों? ईड में। और मानसिक इच्छाएं कब प्रबल होती हैं बच्चों? सुपर ईगो में। और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाएगा कौन? आपका ईगो। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं भाई, ठीक है। अब आपके बच्चे कहते हैं पापा आज तो यार 5 स्टार होटल में खाना खिला लाओ, ठीक है। आपके सोचो, मेरे सोच लो, मेरे बच्चों ने कहा पापा 5 स्टार होटल में खाना खिला लाओ। अब भाई मेरा इतना भी होता नहीं मैं बच्चों को 5 स्टार होटल में खाना खिला लाऊं, क्योंकि 5 स्टार होटल में मैं चला गया बच्चों को लेके तो एक बार में 4-5 हज़ार का तो बिल आएगा, ठीक है। और बच्चे तो रोज कह रहे हैं 5 स्टार होटल में खाना खिला लाओ। अब मान लो मैं तो महीने के केवल 20,000 रुपये कमा रहा हूं, तो मैं तो नहीं खिला सकता, ठीक है। तो ईड तो कह रहा है भाई ले जा रोज बच्चों को 20,000 रुपये रोज खर्च कर दे, ठीक है। ये कह रहा है। सुपर ईगो कह रहा है यार बकवास है ये, 20,000 रुपये बच्चों पे खर्च करेगा, कुछ दान पुण्य का काम कर। तो अब मेरा जो अहम है ना, इनके बीच में मुझे बैलेंस बनाना पड़ेगा। मैं बच्चों को रोज तो 5 स्टार होटल में नहीं ले जा सकता। तो मैंने बच्चों को क्या कहा, बेटे जब तेरा जन्मदिन आएगा ना उस दिन चलेंगे आप। तो ये नहीं कि तो आप अपने ईड को बिल्कुल ही खत्म कर दो, कभी कभी तो ईड की भी सुननी पड़ेगी, कभी कभी ईड की सुननी पड़ेगी। तुमने एक देखा होगा बेवड़े इंसान दारू पीनी है, ठीक है, कैसे ही पैसे आए इधर से चोरी करके लोट पीने हैं। कुछ होते हैं भाई यार आपा तो कदे कदे पी लिया कर, लेकिन उनका मन तो कर रहा पीने का, लेकिन वो रोज नहीं पीते। वो क्या करते हैं, अपने ईड को सेटिस्फाई करते हैं। चल किसी दिन पार्टी होगी उस दिन पी लेंगे, जिस दिन किसी ब्याह में चलेंगे फ्री की मिलेगी उस दिन पियेंगे, उस दिन अपने ईड को सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरा रोज कर रहा है, जैसे रोज मेरा गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, बढ़िया बढ़िया खाने का मन कर रहा है, तो मैं रोज तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन कार्ड मिल गया मुझे पता आज फ्री का मिलेगा सब कुछ, उस दिन मैं अपना ईड सेटिस्फाई कर लूंगा। तो बैलेंस बनाना है भाई, ठीक है। तो जब आदमी की मानसिक इच्छाएं प्रबल होंगी तो इसको कहेंगे सुपर ईगो, ठीक है। जब मानसिक इच्छाएं प्रबल होंगी सुपर ईगो, और जब शारीरिक इच्छाएं प्रबल होंगी तो उसे कहेंगे क्या बच्चों? ईड। और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ईगो। इसका आंसर ए आएगा, मानसिक इच्छाएं, ठीक है। मानसिक इच्छाएं ज्यादा प्रबल है, मानसिक रूप से इमोशनल रूप से आदमी स्ट्रांग है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सुपर ईगो, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, एक और बात बताओ, मोस्टली लोग अपने ईड को सेटिस्फाई करने की कोशिश जरूर करते हैं। जो भाई समाज में रहते हैं, सामाजिक लोग हैं, वो चोरी छुपे या तो अपने ईड को सेटिस्फाई कर रहे हैं या जब मौका मिल रहा है तब कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो भैया फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, अब ये पढ़ेंगे भाई हम फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ फ्रायड। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसे कहते हैं साइकोसेक्सुअल, ठीक है, डेवलपमेंट थ्योरी। फ्रायड ने अपने इस सिद्धांत में काम प्रवृत्ति का मतलब है सेक्सुअल डिजायर, काम प्रवृत्ति
को विकास का महत्वपूर्ण अंग माना है। सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में काम प्रवृत्ति के लिए लिबिडो वर्ड का यूज किया। ये मैंने तुम्हें कहा था, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बच्चों। तो काम प्रवृत्ति के बारे में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है और इनके सिद्धांत की काफ़ी आलोचना भी हुई है बच्चों। बहुत सारे लोगों ने इनके सिद्धांत की काफ़ी आलोचना की है। देखो, ये तो आपका थोड़ा वेस्टर्न कल्चर का बंदा है, इसने ऐसी खतरनाक खतरनाक बातें तुमने पढ़ी होंगी भाई, कि लड़का अपनी माता की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, पिता अपने लड़की अपनी पिता की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन ये पाश्चात्य संस्कृति से ये प्रेरित है। हमारे में तो इसको बहुत खतरनाक, इसको तो पकड़ के धो देते। ठीक है, तेरी हिम्मत कैसे होगी ऐसा कहने की, इसको तो कहीं मार मुर के इसको फेंक देते अगर ऐसी बात ये इंडिया में कर देता तो। ठीक है, तो बहुत खतरनाक खतरनाक विचार है। तो इनके सिद्धांत को कहते हैं बच्चों मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। और जो फॉरेन कल्चर है वो इनके सिद्धांत को चलो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन भारत वाले नहीं। ठीक है, भारत में देके देखता ही ऐसा सिद्धांत, भारत में बोलता है इसको बताते। अब देखो भाई, तो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं भाई, तो इसकी मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं में इन्होंने डिवाइड किया है भाई। 5 अवस्थाएं दी है। कितनी अवस्थाएं दी हैं? 5। मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था भाई। ये कह रहा है भाई जो सेक्सुअल डिजायर होती है ना मनुष्य के अंदर, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन, वो हमेशा रहती है। तो अलग अलग समय पीरियड में अलग अलग तरीके से मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है। तो जो ओरल स्टेज होती है ना बच्चों, इसको इसने माना है जन्म से 1 वर्ष तक। तो ठीक है, गुदा अवस्था अनल स्टेज को माना है 1 से 2 वर्ष तक। लिंग प्रदान अवस्था फैलिक स्टेज को 2 से 5 वर्ष। अव्यक्त अवस्था को माना है 6 से 12 वर्ष। और ज्ञानेंद्रिय जनेंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय जेनेटल स्टेज को माना है 12 वर्ष के बाद। अब इसमें इसने क्या क्या कहा है? हाँ, ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फॉर गर्ल। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। अब इनको एक एक करके मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, बिल्कुल आसान है ये। सबसे पहले इसने कहा भाई मुखावस्था, जन्म से लेकर 1 वर्ष। इस अवस्था में लिबिडो का मतलब है सेक्सुअल डिजायर की पूर्ति का क्षेत्र होता है मुख। तो ये कह रहा है जो मुखावस्था होता है ना, इसमें व्यक्ति को चूसने में, शक करने में मजा आता है। बच्चा अंगूठा चूसेगा या दूध की बोतल निप्पल चूसेगा, तो हर चीज को चूसेगा और इससे उसका लिबिडो शांत होगा, यानी उसकी जो प्रवृत्ति है, काम प्रवृत्ति शांत होगी। तो 0 से 1 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी जो काम प्रवृत्ति होती है बच्चों ओरल होती है, यानी उन्हें चूसने में मजा आता है, चीजों को चूसने और काटने में। ठीक है, बालक के मुख से करने वाली क्रियाओं से आनंद, जो बच्चा है वो मुंह से जो क्रियाएं करेगा उससे आनंद लेगा, जैसे काटना और चूसना। समझ गए? तो ये कह रहा है 0 से 1 साल का जो बच्चा ना, उसको मजे आएंगे शक करने में। ठीक है, वो अंगूठा भी चूसेगा, ठीक है, सारी चीजें वो शक करेगा, कोई भी चीज दो उसे शक करेगा। दूसरा है बच्चों गुदावस्था, अनल स्टेज। ये है बच्चों 1 से 2 वर्ष। 1 से 2 वर्ष ये कह रहा है बच्चों, यहाँ पे जो बच्चा का जो लिबिडो का क्षेत्र होगा ना, यानी काम प्रवृत्ति की लालसा का जो क्षेत्र होगा, वो होगा बच्चों, वो क्या होगा, वो होंगे उसके भाई, वो क्या होंगे बच्चों, उसके मल त्याग करने वाले ऑर्गन, जिससे वो मल का त्याग करता है। ठीक है, 1 से 2 साल के बच्चे को ये कह रहा है कैसे मजे आएंगे, वो अपनी पॉटी रोक लेगा या मल का त्याग करेगा, ऐसे उसे मजे आएंगे। ठीक है, इसमें कामुकता का क्षेत्र मुख की जगह गुदा वो पॉइंट होता है जहां से हम पॉटी करते हैं बच्चों। ठीक है, एनल, ठीक है, एनस जिसे कहते हैं हम, जिसके कारण बच्चे मल मूत्र त्यागने और उन्हें रोकने से आनंद की अनुभूति। कह रहा है बच्चा जब मल मूत्र को या तो त्यागेगा, मल यानी सॉलिड एक्सक्रीट और मूत्र का मतलब लिक्विड, या तो उसको त्यागेगा या उसे रोकेगा तो उसे मजे आएंगे। ठीक है, हाँ, टॉयज को भी शक करता है बच्चा, बिल्कुल। तो अनल स्टेज है बच्चों 1 से 2 वर्ष वाली। अब तीसरी स्टेज आ गई बच्चों लिंग प्रधान अवस्था, फैलिक स्टेज, 2 से 5 वर्ष बच्चों। इसमें लिबिडो का स्थान बच्चों जनेंद्रिय होते हैं। इस अवस्था में, ये अवस्था सबसे खतरनाक है बच्चों, इसमें अट्रैक्शन होगा। तो लड़के के प्रति मातृ प्रेम की उत्पत्ति होगी और लड़कियों में पितृ प्रेम की उत्पत्ति होगी, जिसका कारण फ्रायड ने लड़कों में मातृ मनोग्रंथि जिसे ऑडिपस ग्रंथि कहा है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या ऑडिपस ग्लैंड, और लड़कियों में इसने कहा पितृ कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो लड़के क्या होंगे बच्चों, जो लड़के होंगे वो माता की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसको इन्होंने कहा है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या ऑडिपस ग्रंथि।
और जो लड़कियां होंगी वो पिता की तरफ अट्रैक्ट होंगी, इसको इन्होंने कहा है इलेक्ट्रा। कई बार क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल आसान है लेकिन याद रखना, ठीक है। वैसे भी लग रहा है बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रा किसी लड़की का नाम लग रहा है, तो लड़की पितर की तरफ अट्रैक्ट होगी, पिता की तरफ, ठीक है। तो लड़कियों का पिता की तरफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रा, और ऑडिपस क्या होता है, लड़कों का माता की तरफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये स्टेज कौन सी होती है बच्चों, आपकी लिंग प्रधान अवस्था, फैलिक स्टेज, 2 से 5 वर्ष में ये चीज होती है बच्चों, 2 से 5 वर्ष में ये चीज होती है, ठीक है। और ये इसने, मैंने कहा ना, ये पाश्चात्य संस्कृति, फॉरेन कल्चर से ये ज़्यादा प्रेरित है, सीधी सीधी बात कह दी। भारत में अगर ये बात होती भी, ये बात को ना बिल्कुल अच्छे से, मतलब एक सभ्य तरीके से कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं भाई जो बच्चे होते, जो लड़के होते हैं ना, वो माता को ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि और लड़कियाँ जो होती हैं ना अपने पिता की प्यार लाडली होती हैं, ये बात तो हम भी कहते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव सेंस में कह देते हैं, इसने बिल्कुल वो वल्गर सेंस, इसकी में तो बात में ही थोड़ी वो वल्गैरिटी झलक रही है, ठीक है। अब देखो अव्यक्त अवस्था, अब कह रहा है जैसे बच्चा, अव्यक्त का मतलब है जहां व्यक्त नहीं करता, जहां जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वो अपनी सेक्सुअल डिजायर, शर्म आएगी उसे, वो छुपा लेगा, तो लेटेंसी, ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, इसमें बच्चा खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देगा। अब उसके अंदर जो काम प्रवृत्ति वो रहती तो है, लेकिन वो व्यक्त नहीं करता, छुपा लेता है, लोगों को बताता नहीं है, ठीक है। बच्चे की यौन ऊर्जा अपेक्षाकृत शांत हो जाती है और वह सामाजिक गतिविधियों, स्कूल साथियों के साथ खेलने कूदने पर ज़्यादा ध्यान देता है। लास्ट है बच्चों जनेंद्रिय अवस्था, जेनिटल स्टेज, 12 वर्ष से ऊपर, और इसमें बच्चों क्या हो जाता है, प्यूबर्टी के बाद हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं बच्चों के अंदर। तो इसमें क्या होता है, बच्चों अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी लड़का लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होगा और लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन 12 साल के बाद तो ऐसा अट्रैक्शन स्वाभाविक है, क्योंकि सेक्सुअल चेंज आ रहे हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल हार्मोन है वो रिलीज होते हैं, ये जरूरी है 12 साल के बाद तो। लेकिन 12 साल के बाद अगर ये नहीं हो रहा तो फिर तो गड़बड़ी है। तो ये 5 अवस्थाएं हैं बच्चों इसकी, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। लड़कियां इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाती है तो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स, और लड़के ऑडी चलाते हैं तो ऑडीपस। हाँ हाँ ठीक है, क्या बात कर दी चौबे दी, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। ऑडी तो लड़की भी चला सकती है। चलो डन है। अब एक और बात है बच्चों, स्वमोह। स्वमोह का मतलब है अपने से प्रेम करना। तो तुमने देखे होंगे, कई लोग देखे होंगे शीशे में, 1 नंबर के, यार कैसा लग रहा हूँ, ओहो यार ये बाल थोड़ा सा नो आ गया यार, 1 नंबर का, कमीज जच रहा हूँ कि नहीं जच रहा हूँ, अपने से बहुत प्रेम करते हैं। इसको इन्होंने कहा है बच्चों नैरिसिज्म, यानी स्वमोह, खुद से प्रेम। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, खुद से प्रेम के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, नैरिसिज्म। फ्राइड के अनुसार जब बालक शैशव अवस्था में होता है तो अपने रूप पर मोहित हो जाता है और अपने आप से प्रेम करने लग जाता है, इसको इन्होंने कहा है नैरिसिज्म, खुद से प्रेम। मां का ऑक्टोपस, अच्छा क्या नो कह रहे हो, लड़कियां ऑडी नहीं चला सकती? चला सकती हैं यार, लड़कियां तो कुछ भी चला सकती हैं, आजकल लड़कियां बहुत एडवांस है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन देखो, साइको एनालिसिस बिलीव्स दैट देयर इज ए प्राइमरी मीन्स बाय विच द ईगो ओवरलेस द इड, दिस इज कॉल्ड, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छद, आच्छद का मतलब होता है ढकना भाई, ठीक है, आच्छद रखता है, यह कहलाता है। क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। जो आपका इड है वो कहता है अपनी इच्छा पूरी करो, और आपका ईगो क्या है, प्रैक्टिकल बात करता है, तो ईगो इड को दबाता है भाई। अगर ईगो इड को ना दबाए तो आदमी तो फिर किसी की सुनेगा नहीं, तो ईगो इड को ऊपर दबाव डालता है और नेगेटिव काम करने से इंसान को रोकता है। तो यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आमोद का सिद्धांत सुपर ईगो दबाव, तो किसके द्वारा ईगो इड पर कंट्रोल करती है, तो आंसर है दबाव के द्वारा। सर ये दबाव किस प्रकार का है, बताओ किस प्रकार का दबाव है? ये दबाव है समाज का दबाव, अपने यारे प्यारों का दबाव। अब मान लो किसी व्यक्ति का मन कर रहा है शराब पी लूँ, तो वो ज़्यादातर शराब, अगर उसका मन कर रहा है वो नहीं पी रहा है, तो या तो उसे अपने घर वालों का दबाव है उसके ऊपर, या समाज का दबाव है, लोग कहेंगे यार बेवड़ा आदमी है, ठीक है।
कहानी समझ रहे हो? तो इसका आंसर आएगा दबाव। तो दबाव डालता है ईगो इड के ऊपर, जिससे इड क्या है बच्चों, आपका डोमिनेंट नहीं करता, ईगो इड आपका हावी नहीं होता। लगभग खत्म कर दिया हमने, एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं, ठीक है। लो, सिगमंड फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के दो मुख्य प्रकार हैं। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों, ठीक है, तो ये रिसेंटली पूछा गया है, रिट में शायद ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन अपने हरियाणा में तो नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी समझो। तो सिगमंड फ्राइड ने दो मूल प्रवृत्ति की बात की है बच्चों, एक तो इरोज और एक पढ़ा है ने थेनेटोस। इरोज और थेनेटोस, इरोज ये याद रखना, इरोज और थेनेटोस ये दो मूल प्रवृत्ति है बच्चों, किसके अंदर, इंसान के अंदर। ये इरोज तो आपके पॉजिटिव काम करेगा और आपको विकास की तरफ ले जाएगा, ठीक है, और थेनेटोस नेगेटिव काम का प्रतीक और ये आपको विनाश की तरफ ले जाएगा। तो आदमी भाई दो ही प्रकार के काम करेगा, या तो अच्छे काम करेगा, उसका खुद का विकास करेगा, और एक या वो पंगे लेगा, अपना विनाश करेगा। तो इरोज को तो इन्होंने कहा है पॉजिटिव मूल प्रवृत्ति जो इंसान को पॉजिटिव रास्ते पर ले जाती है, और थेनेटोस को कहा है नेगेटिव, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, इरोज और थेनेटोस। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ, दारू के उदाहरण सेट बैठते हैं ना, तो एक बार ये देख भी लो भाई, लिखा हुआ है मैंने, इरोज और थेनेटोस। तो इरोज क्या है, इसे जीवन की प्रवृत्ति भी कहा जाता है। यह प्रेम, रचनात्मकता, आत्म संरक्षण से संबंधित है। यह जीवन को बनाए रखने और आगे बढ़ाने वाली सभी प्रवृत्तियों का सामूहिक समाहित करता है। तो पॉजिटिव बातें आएंगी इसके अंदर, ठीक है, पॉजिटिव बातें आएंगी, प्रेम, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ठीक है, आत्म संरक्षण, भाई खुद के ऊपर कंट्रोल, खुद का सम्मान, ये सारी बातें। और थेनेटोस, इसे मृत्यु की प्रवृत्ति भी कहा जाता है। यह विनाश, आक्रामकता और आत्मविनाश से संबंधित है भाई, ठीक है। रहेगी क्लास बच्चों रिकॉर्डेड। तो लगभग हमने सिगमंड फ्राइड पूरा पढ़ लिया है। अब कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आज मेरे ख्याल से क्लास का टाइम हो गया है, पहली क्लास है तो लगभग टाइम हो ही गया है हमारा, ठीक है। तो इस क्लास को बच्चों इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना बच्चों, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं बच्चों जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।